प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जीभ पर सवार इल्लियाँ। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तीसरा प्रश्न है, ऐसी हजारों इल्लियाँ हैं, वे सिर्फ चना ही नहीं खा रही, सब कुछ खाती हैं और निःशंक जीपों पर सवार होकर चली जा रही हैं। तो आप इसका उत्तर देंगे। चने में लगी इल्लियाँ और जीप पर सवार 3 व्यक्ति ही इल्लियाँ नहीं हैं, बल्कि इसी प्रवृत्ति के हजारों लोग हैं जो सरकारी धन को चट करने में लगे हैं। इन्हें किसी का डर नहीं है। चने में लगी इल्लियाँ और जीप पर सवार 3 व्यक्ति ही इल्लियाँ नहीं हैं, बल्कि इसी प्रवृत्ति के हजारों लोग हैं जो सरकारी धन को चट करने में लगे हैं। उन्हें किसी का डर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर इस तरीके से गद्यांश दे रखा होगा और उसके नीचे प्रश्न दे रखे होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस गद्यांश को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, जब ही हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। इधर शहर के अखबारों में चने की चर्चा जोरों पर है। इन दिनों मौसम खराब रहा, इसका नतीजा यह हुआ कि शहर के आसपास चने के खेत में इल्ली लग गई। अखबारों में शोर हुआ कि चने में इल्ली लग गई और सरकार सो रही है। एक अखबार ने चने के पौधे पर बैठी इल्ली की तस्वीर भी छापी, जिसमें इल्ली सुंदर लग रही थी। पहला प्रश्न है, किसकी किसमें चर्चा जोरों पर है? किसकी किसमें चर्चा जोरों पर है? तो आप इसका उत्तर देंगे। शहर के अखबारों में चने की चर्चा जोरों पर है। इसका उत्तर हमें यहाँ से मिला। शहर के अखबारों में चने की चर्चा जोरों पर है। दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न का उत्तर तो ये हुआ, शहर के अखबारों में चने की चर्चा जोरों पर है। दूसरा प्रश्न है, कहाँ इल्ली लग गई? कहाँ इल्ली लग गई? तो हम इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे, चने के खेत में इल्ली लग गई। चने के खेत में इल्ली लग गई। तीसरा प्रश्न है, अखबारों में क्या शोर मचा? अखबारों में क्या शोर मचा? तो आप इसका उत्तर देंगे। अखबारों में शोर हुआ कि चने में इल्ली लग गई। यहाँ से इसका उत्तर आएगा, अखबारों में शोर हुआ कि चने में इल्ली लग गई। अखबारों में क्या शोर मचा? तो आप इसका उत्तर देंगे, अखबारों में चने में इल्ली लगने का शोर मचा। अखबारों में चने में इल्ली लगने का शोर मचा। अगला प्रश्न है, तस्वीर में इल्ली कैसी लग रही थी? तस्वीर में इल्ली कैसी लग रही थी? तो आप इसका उत्तर देंगे यहाँ से, तस्वीर में इल्ली सुंदर लग रही थी। तस्वीर में इल्ली सुंदर लग रही थी। अब हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसकी घोड़ी चने के खेत में? किसकी घोड़ी चने के खेत में? तो आप इसका उत्तर देंगे, समधन की। किसकी घोड़ी चने के खेत में? तो इसका उत्तर है समधन की। दूसरा प्रश्न है, छोटे अफसर का बड़े अफसर की हर बात का समर्थन करना क्या सिद्ध करता है? छोटे अफसर का बड़े अफसर की हर बात का समर्थन करना क्या सिद्ध करता है? तो आप इसका उत्तर देंगे, बड़े अफसर को
हर स्थिति में खुश करने का भाव। बड़े अफसर को हर स्थिति में खुश करने का भाव। तीसरा प्रश्न है, इल्ली क्या होती है? इल्ली क्या होती है? तो आप इसका उत्तर देंगे चने को खाने वाला कीड़ा। चने को खाने वाला कीड़ा। अगला प्रश्न है, क्या आप पाठ में वर्णित अभियान को भ्रष्टाचार और लापरवाही का एक निकृष्ट नमूना मानते हैं? क्यों? क्या आप पाठ में वर्णित अभियान को भ्रष्टाचार और लापरवाही का एक निकृष्ट नमूना मानते हैं? क्यों? तो आप इसका उत्तर देंगे हाँ, हम ऐसा मानते हैं। धन की बर्बादी भ्रष्टाचार का नमूना है तथा चने में इल्ली का लगना व ढीले ढाले उपाय लापरवाही दर्शाता है। हाँ, हम ऐसा मानते हैं। धन की बर्बादी भ्रष्टाचार का नमूना है तथा चने में इल्ली का लगना व ढीले ढाले उपाय लापरवाही दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग के अधिकारियों को कैसा होना चाहिए? कृषि विभाग के अधिकारियों को कैसा होना चाहिए? तो आप इसका उत्तर देंगे कृषि विभाग के अधिकारियों को चुस्त और किसान का हितैषी होना चाहिए। कृषि विभाग के अधिकारियों को चुस्त और किसान का हितैषी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ में सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर क्या प्रश्न चिन्ह लगाया गया है? इस समस्या का क्या हल निकाला जा सकता है? तो आप इसका उत्तर देंगे सरकारी दफ्तरों में लाल फीता शाही का बोलबाला है। वहाँ कोई काम ईमानदारी से नहीं होता। इस समस्या का यह हल निकाला जा सकता है कि काम को सीमाबद्ध किया जाए। सरकारी दफ्तरों में लाल फीता शाही का बोलबाला है। वहाँ कोई काम ईमानदारी से नहीं होता। इस समस्या का यह हल निकाला जा सकता है कि काम को सीमाबद्ध किया जाए। आपको परीक्षाओं में इस तरीके के शब्द बनाने को पूछे जाते हैं। ये आपको इस तरीके से शब्द दे रखे होंगे। इन शब्दों को जोड़कर हमें नए शब्द बनाने होते हैं। जैसे लल को जोड़कर हमने बनाया इल्ली, दिल्ली, गिल्ली, बिल्ली। इसी तरीके से नए जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। न्याय, अन्याय, नयारा, वन्य। इसी तरीके से सठ जोड़कर बनाएंगे अष्टम, षष्ठ, सर्वनिष्ठा, कनिष्ठा आदि। ख्याल, ख्याति, विख्यात, ख्याली। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ हमें विशेषण शब्द भी छांटने को पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको वाक्य दे रखा होगा, इस वाक्य में से हमें कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है ये बताना है। तो जीप पर सवार होकर 3 इल्लियाँ जा रही थीं। तो 3 तो यहाँ पर क्या है? विशेषण है और इल्लियाँ विशेष्य है। विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इल्लियों की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, इसलिए इल्लियाँ यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। और इल्लियों की क्या विशेषता बताई जा रही है? तो यहाँ संख्या संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। तो 3 यहाँ पर विशेषण शब्द है। इसी तरीके से हरा हरा चना छांटकर साहब की जीप में रखवा दो। तो हरा हरा ये चने की विशेषता है, तो हरा हरा विशेषण हुआ और चने की विशेषता क्या है? हरा हरा। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? चने की। तो चना यहाँ पर विशेष्य हुआ। इसी तरीके से अगला है, साहब ने यह कविता 8वीं कक्षा में
रटी थी। तो यहाँ पर विशेषण है यह और आठवीं, और विशेष्य है कविता और कक्षा। अगला है प्राचीन, यहाँ प्राचीन काल में ग्राम था। तो प्राचीन तो विशेषण हुआ और काल यहाँ पर विशेष्य हुआ, क्योंकि काल की विशेषता बताई जा रही है कि प्राचीन। इसी तरीके से आपको इस तरीके से वाक्य पूछे जाएंगे और उसमें ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, क्या खेत में इल्ली लगी है? क्या खेत में इल्ली लगी है? तो ये कौन सा वाक्य हुआ? ये हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या खेत में इल्ली लगी है? तो ये हमें इन वाक्यों को बदलना होता है। क्या खेत में इल्ली लगी है? तो आप इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे तो क्या खेत में इल्ली लगी है? तो ये तो हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। इसी तरीके से अगला है, अबे तेरे खेत में इल्ली नहीं है। अबे तेरे खेत में इल्ली नहीं है। तो ये हुआ कौन सा? निषेधवाचक वाक्य। ये नकारात्मक वाक्य हुआ या निषेधवाचक वाक्य हुआ। इसी तरीके से ओहे खेत में इल्ली लग गई है। ओहे खेत में इल्ली लग गई है। तो ये वाक्य है कौन सा? विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य है। इसी तरीके से अगला है, खेतों में दवा छिड़को। खेतों में दवा छिड़को। तो ये कौन सा वाक्य है? क्योंकि इसमें आदेश दिया गया है, आदेश या निर्देश दिया गया है, इसलिए ये वाक्य है आज्ञार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य है? आज्ञार्थक वाक्य। इसी तरीके से आपको भाववाचक संज्ञा बनाओ। इस तरीके से यदि आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शब्द दे रखे होते हैं और उन शब्दों से आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो हम संज्ञा पढ़ चुके थे, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि ताप प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है किसी शब्द में। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, हमें शब्द दे रखा है नम्र। तो नम्र में हम ताप प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? नम्रता। तो ये भाववाचक संज्ञा बनी। तो नम्र की भाववाचक संज्ञा क्या बनी? नम्रता। इसी तरीके से अगला शब्द है साफ। तो बड़ी ई लगाने से, किसी शब्द में बड़ी ई लगाने से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो साफ में ई जोड़ देने से, बड़ी ई जोड़ देने से क्या हो जाएगा? सफाई। तो ये भाववाचक संज्ञा हुई सफाई। इसी तरीके से चहचहाना, चहचहाना, चहचहाना शब्द है, इसमें आहट प्रत्यय हम जोड़ देंगे तो चहचहाहट हो जाएगा। तो चहचहाहट ये भाववाचक संज्ञा हुई। आहट प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो इस शब्द में चहचहाना ये शब्द है, इसमें आहट प्रत्यय हम जोड़ देंगे तो चहचहाहट हो जाएगा। तो आहट प्रत्यय लगने से ये भाववाचक संज्ञा हुई। इसी तरीके से यहाँ पर कमाना, कमाना यहाँ पर मूल शब्द है, इसमें ई जोड़ देने से कमाई हो जाएगा। तो ई प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है कमाई। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी इस पाठ को अच्छे से 2-3 बार पढ़ें और इस पाठ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आप उन सभी प्रश्नों को याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।